हाय फ्रेंड्स। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम अब तक हमने जो प्रैक्टिस करी है पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा जर्नल सेल और परचेज वाउचर्स की, उसको हम बल्क एंट्री करेंगे। यानी कि हम एक ही वाउचर के अंदर बहुत सारी एंट्री करेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही साथ हम लोग बल्क में किस तरीके से करते हैं वो हम सीख पाएंगे। इसके साथ हम एक ही क्लास में आज सारी जर्नल पेमेंट रिसिप्ट सेल और परचेज कॉन्ट्रा सभी ट्रांजैक्शन को एक ही क्लास में कवर करेंगे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। उसके बाद हम लेजर स्क्रूटनी पाएंगे और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि इन सब वाउचर्स की फाइलिंग कंपनी में किस तरीके से की जाती है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कंपनी में अकाउंटिंग करते टाइम हमें कौन से वाउचर कैसे मेंटेन करने हैं, क्योंकि फाइलिंग हमारी अकाउंटिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने भॉटिज अकाउंटिंग वाले अपने चैप्टर में देखा था, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग डेटा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का। तो कलेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग डेटा मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि डेटा को मेरे पास कलेक्ट करना और उसे आइडेंटिफाई करना क्या है। यानी कि मेरे पास जो वाउचर आते हैं डेली, जो भी मेरे बिजनेस ओनर ने किया है डेली एक्टिविटी अपने बिजनेस के अंदर, उसके वाउचर्स आते हैं कि क्या उसने ख़रीदा है, क्या उसने बेचा है, किसको पेमेंट करी, किससे रिसिप्ट करी, किसको माल वापस गया, किसका माल मेरे पास वापस आया, और क्या उसने बैंक में कैश जमा करा, किससे कैश रिसीव करा, किसको कैश पे करा। ये सारी चीज़ें वो डेली बेसिस पर करता है। इन चीज़ों के वो मेरे को प्रूफ देता है, जिसे हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं बाउचर। हर चीज़ का एक प्रूफ होता है। अब वो बाउचर किस तरीके का होता है, जैसे सेल है, सेल करी है तो सेल का तो बिल कटा होगा, तो बिल जो कटता है वो बिल मेरे पास आ गया, वो मेरे लिए सेल का बाउचर बन गया। दूसरा परचेज, परचेज करी है तो परचेज का बिल आएगा, परचेज का बिल आएगा वो मुझे दे देगा परचेज का बिल मेरा ओनर, तो उसका मेरा परचेज बाउचर बन गया। सेल परचेज वाउचर के बाद आता है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में हम दो तरह की एंट्री करते हैं, या तो हम किसी खर्चे की एंट्री करेंगे या फिर हम करेंगे इसमें फिक्स असेट्स की एंट्री। अदरवाइज हम पर्सन टू पर्सनल यानी पर्सनल अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट की एंट्री करेंगे, तब भी हम जनरल वाउचर में करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं जनरल वाउचर का फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसी तरह का होता है, ऊपर नाम बदल जाता है कंपनी का। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें डेबिट क्रेडिट नरेशन अमाउंट इनवर्ट सब कुछ होता है। इस पर अकाउंटेंट साइन करता है, मैनेजर साइन करता है, देन पार्टनर या प्रोप्राइटर साइन करता है। अब होता क्या है दोस्तों, वो मैं आपको समझा देता हूँ। होता यह है कि इसमें एक बाउचर सीरीज बनाई जाती है। जैसे सपोज करो आज मेरे पास पानी का बिल आ गया, पानी का बिल आया तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, वाटर एक्सपेंस। वाटर एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में जब खर्चा होता है हमारा वो डेबिट होता है, इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर खर्चा डेबिट, इनकम क्रेडिट। अब वाटर एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होगा वाटर एक्सपेंस। उसके बाद क्रेडिट कौन हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है जिसने हमें पानी दिया पूरे महीने। सपोज करो उसका नाम सुमन यादव है या कुछ भी है, तो सुमन यादव कौन है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में गिवर कौन होता है, गिवर क्रेडिट होता है और रिसीवर डेबिट होता है, तो गिवर क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि एंट्री बनेगी हमारी वाटर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सुमन यादव। तो वाटर एक्सपेंस 1100 रुपये का, सुमन यादव 1100 रुपये का। डेबिट में हम 1100 रुपये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्रेडिट में यहाँ 1100 रुपये लिख देंगे, नरेशन खोल देंगे। बीइंग वाटर एक्सपेंस पेएबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जो भी है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर जितनी भी 65-70 जितनी भी बोटल्स हमारी यूज हुई हैं, 75 बोटल्स एट द रेट ऑफ 20, जितने रुपए के रेट से उसने हमसे लेना, वो हम इस जनरल वाउचर में पूरा एंट्री करके अकाउंटेंट यहाँ पे साइन करेगा, उस एंट्री में मैनेजर यहाँ पे साइन करेगा, प्रोप्राइटर यहाँ पे साइन करेगा। ठीक है, तो ये जनरल वाउचर एंट्री जिस टाइम पे बिल आएगा, जिसके पास भी रिसेप्शन पे आता है या जो भी कंपनी में जिस तरह से सिस्टम है, उस वो जनरल वाउचर बनाएगा और अकाउंटेंट के पास भेज देगा इस जनरल वाउचर को। तो अकाउंटेंट उसके बाद इसकी एंट्री करेगा। अकाउंटेंट का काम क्या होता है, ये जो वाउचर नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे वो वाउचर नंबर की सीरीज बनाता है, वाउचर नंबर। अब ये तो जितने भी वाउचर्स हैं इस तरह से, वो सारे के सारे बनाते जाएंगे, वो सीरीज में नंबर नहीं लिखेंगे, अकाउंटेंट के पास भेजते जाएंगे। अकाउंटेंट का काम है फिर उन्हें, जैसा मैंने बताया कि आइडेंटिफाई, कलेक्ट तो कर लेगा अकाउंटेंट, कलेक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई करना डेटा, क्या जनरल है, क्या रिसिप्ट है, क्या पेमेंट है। सेम इसी जनरल वाउचर की तरह ये हमारी कैश पेमेंट वाउचर होता है। जब हम किसी को कैश पे करते हैं तो इसमें किसको पे करा, कितने रुपये पे करे, किस तारीख को पे किया, वो सारा हमारा जो कैशियर होता है वो ये वाउचर पूरा बना के अप्रूव करा के, जिसको पे करा है उसके साइन करा के पूरा रखता है। उसके बाद ये अकाउंटेंट को जब देता है, तो ये अकाउंटेंट का काम होता है कि इस कैश वाउचर पे एक कैश वाउचर नंबर जनरेट करना, ताकि उसको रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। ठीक है, डेट वगैरह।
सेम हमारे पास कैश पेमेंट वाउचर, ये जो पहले वाला था ये बैंक पेमेंट के लिए था, इसमें चेक नंबर वगैरह डलेगा। कैश पेमेंट इसमें चेक नंबर वगैरह नहीं डलेगा। वाउचर का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है, बस यही फ़र्क होता है इसमें बैंक की डिटेल आ जाती है इस जगह पे, चेक नंबर, डेट या फिर एनईएफटी नंबर, डेट। और अगर हमने एनईएफटी के अलावा कोई और मोड किया है, आईएमपीएस किया है, आरटीजीएस किया है, तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे। और कैश में सिर्फ कैश आता है। अप्रूव किसने किया है, पे किसने करा है, कैशियर अपना नाम डालेगा, और किसने रिसीव करा है वो सारी चीज़ें। सेम कैश रिसिप्ट में होता है, कैश हमारे किसी सेल्समैन ने कलेक्ट किया है अपने वेंडर से, या वेंडर डायरेक्ट दे के गया है, तो किसने रिसीव करा है और किसके पास ये डिपॉजिट हुआ है, किसने पे करा है, वो सारी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी। नंबर, ये सारा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये अकाउंटेंट देखेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है दोस्तों। परचेज के लिए तो ये हमने परचेज का बिल आ जाएगा, ये वाउचर नंबर परचेज के हो जाएंगे। ये परचेज 7 तारीख को हमारे पास परचेज फ्रॉम अमर गुप्ता एंड सन्स, अमर गुप्ता एंड सन्स से आई है, बिल नंबर 110 है। और इसका हमने परचेज वाउचर नंबर जो हमारा इंटरनल होता है, जैसे मैंने बताया डेट वाइज लगा के हम वाउचर नंबर उसके ऊपर लिख लेते हैं, वो हमने कंटिन्यू एक सीरीज बना ली है कि अप्रैल ऑब्लिक परचेज -12, यानी कि ये 12वीं परचेज अप्रैल में है मेरे पास। अप्रैल में जो 12वीं बार मैंने परचेज करी है वो हमारी अमर गुप्ता एंड सन्स से हुई है, जिसमें द रेड साड़ी बाई जेवियर मोरो, ये हमारी किताब का नाम है जो हमने खरीदी है, नोवेल का नाम। कितनी, 318 क्वांटिटी है, 86 रुपये के हिसाब से हमारे पास आई है। 120 रुपये इसका एमआरपी है और 110 रुपये पे हम इसे बेचेंगे, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, लेजर फिल्टर आपको बता ही दिए थे मैंने जब पहले सारे हमने एक एक वाउचर करे थे। इसमें हमारे पास परचेज है और क्रेडिटर हमारे पास अमर है, क्योंकि अमर गुप्ता एंड सन्स हमारा पर्सनल अकाउंट है और परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, अमाउंट हमारी 27,348 की हो गई इस तरह से। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड हमारा 30 डेज का मिला है, यानी 30 दिन के अंदर अंदर हमें अमर गुप्ता को पेमेंट करनी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम हमें अमर गुप्ता 30 डेज के क्रेडिट पे कोई भी मटेरियल नहीं देगा, हम उससे परचेज नहीं कर पाएंगे। फिर वो कहेगा पेमेंट दो और मटेरियल ले जाओ भाई साहब, हम आपको उधार नहीं दे सकते, आपके यहाँ उधार देने पे आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें 30 दिन के अंदर अंदर सबकी पेमेंट करनी है। इसका भी हमें रिमाइंडर ऑप्शन टैली में लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे होता है। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया दोस्तों, परचेज की सारी एंट्री हमने ये आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेल के लिए हमारे सेल बिल नंबर ही वाउचर नंबर हो जाएंगे, ये हमारे सेल बिल नंबर हो गए। सेल की सारी एंट्री हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। 15 दिन के उधारी पे हमने भी माल बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें 30 दिन के उधार पे मिल रहा है। हमने लड़के रखे हैं कि भाई मार्केट में जाओ और छोटे दुकानदारों को माल दो, आप 15 दिन के उधार हम उन्हें देंगे। ठीक है दोस्तों, बैंक रिसिप्ट, बैंक में जो पैसा आएगा मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मेट दिखा दिया, उस फॉर्मेट में फिर हम देखेंगे कि कितनी तारीख, डेट वाइज उसको अरेंज कर लेंगे अल्फ़ाबेटिकली। जैसे 15 तारीख में मेरे पास टोटल देख पा रहे हैं दोस्तों 10 बैंक के अंदर हमारी रिसिप्ट आई हैं, यानी 10 लोगों ने हमें बैंक में 15 तारीख को पेमेंट करी है। तो हमारे रिसिप्ट वाउचर कितने कटे होंगे 15 तारीख को, 10। उन पे हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिख लेना है वाउचर के ऊपर, और उसी सीरीज में उन वाउचर्स को हमने अपनी फाइल में लगा देना है। ठीक है दोस्तों, सेम कैश की रिसिप्ट में होता है। सेम कैश किस किस पार्टी ने दिया है, किस बिल नंबर के अगेंस्ट दिया है, ये सीरीज हमारी कैश की है। कॉन्ट्रा, ये हम कैश विड्रॉल करते हैं या निकालते हैं, उसके लिए होता है। तो कॉन्ट्रा के लिए पर्टिकुलरली कोई वाउचर बनते नहीं है कंपनीज के अंदर, लेकिन अगर कोई फॉर्मेट डेवलप करना चाहती है कंपनी तो कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो कैश विड्रॉल करा है हमने 3 बार अपने बैंक से, तो ये हमारे कॉन्ट्रा में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बैंक से पेमेंट का मैंने आपको वाउचर फॉर्मेट दिखा दिया है, किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। उसके बाद पेमेंट करने के बाद पेमेंट के लिए भी हम एक यूनिक वाउचर सीरीज उसके ऊपर बना देंगे। बैंक से हमने अपनी पार्टियों को 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करनी थी, कर दी है। ये सब बैंक पेमेंट है। और जिसे हमने कैश पेमेंट करी है, किस खर्चे के अगेंस्ट करी है, क्यों करी है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कैश पेमेंट हमने इस पार्टी को की है, क्यों की है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद एक्सपेंस रजिस्टर, हमने खर्चा क्या क्या किया है पूरे महीने में, उसके लिए हमारे पास जनरल वाउचर आ गए कि इस बंदे को इतने इतने रुपए हमें देने हैं, क्यों देने हैं। इसके बाद फिक्स असेट्स, अगर हमने कुछ खरीदी है महीने में, फिक्स असेट्स का रजिस्टर बन जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये हमारी बैंक स्टेटमेंट के पूरे महीने में हमने क्या जमा करा, क्या निकाला, और क्या हमारे पास ओपनिंग था, क्या हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये पूरे महीने की बैंक स्टेटमेंट। तो आइडेंटिफाई हमने कर लिया है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने अलग अलग उसको कलेक्ट करके आइडेंटिफाई करके रख लिया। अब दूसरा हमारा प्रोसेस जो होता
रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग डेटा। अब दूसरा प्रोसेस आता है हमारा डेटा को पोस्ट करना। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैंने सारे वाउचर ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं। पोस्टिंग के लिए अब हमने वाउचर सीरीज अपनी बना लिया। वाउचर में हमारे ऊपर हमने मैनुअल सबके ऊपर नंबर डाल दिया। अब हमें सीरीज में इसे एंट्री करना है। तो एंट्री करने के लिए दोस्तों हमें हर एक वाउचर को वाउचर टाइप में जाना पड़ेगा, उसमें अल्टर में जाना पड़ेगा, सेल्स है, सेल्स को इस वाउचर नंबर को हमें ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल मोड पे सेट करना पड़ेगा, तभी हम वाउचर मैनुअली लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। सभी के अंदर परचेज में भी हम मैनुअल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमने क्रिएट किए हैं। क्या क्रिएट किया है? क्रिएट हमने किया है कैश पेमेंट, इसे भी हमने मैनुअल रखा है, पेमेंट वाउचर के अंडर में रखा है। इसके बाद हमने दूसरा क्रिएट करा है बैंक पेमेंट। बैंक पेमेंट को भी हमने पेमेंट के अंडर में रखा है, मैनुअल मोड में रखा है। इसके बाद सेम हम कैश RECEIPT कैश रिसिप्ट को वाउचर बनाएंगे, रिसिप्ट को रिसिप्ट के अंदर में रखेंगे और बैंक रिसिप्ट का वाउचर बनाएंगे। बैंक रिसिप्ट को के अंडर में मैनुअल मोड पर रख लिया। ठीक है, अब बैंक रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट हमने अपने वाउचर के हिसाब से सारे ये अलग अलग लगा लिए। सभी की एंट्री आपको करनी बता दी थी, एंट्री मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये आप चेक कर सकते। तो आप देख पा रहे हैं 1378716166570 ये परचेज अकाउंट 161666570। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पूरी परचेज की एंट्री कर दी है। साथ ही साथ सेल की एंट्री देख लेते हैं दोस्तों। सेल की एंट्री हमने 9 तारीख से शुरू करी थी और 30 तारीख तक कितने रुपए की करी है? 1,37,87,150, 1,37,87,150। तो इस सेल भी हमारी पूरी है। साथ ही साथ हमने बैंक की भी अपनी रिसिप्ट भी सारी चढ़ा दी है, कैश की रिसिप्ट सारी चढ़ा दी है, कॉन्ट्रा भी सारी चढ़ा दी है। ठीक है दोस्तों, बैंक पेमेंट सारी चढ़ा दी है, कैश पेमेंट सारी चढ़ा दी है, एक्सपेंस रजिस्टर हमने पूरा चढ़ा दिया है, किसके कौन सा खर्चा किया। ठीक है दोस्तों, सारे खर्चे हम इसके अंदर चढ़ा चुके हैं। इसके बाद फिक्स असेट्स हमने एक ख़रीदा है 2 व्हीलर, वो भी हमने चढ़ा दिया। अब आते हैं हम बैंक स्टेटमेंट पे। बैंक स्टेटमेंट में भी हमने रिसिप्ट पेमेंट चढ़ा दिए। अब हमारी ये बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है। हमने क्या करा है, हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, यानी कलेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग डेटा। हमने कलेक्ट भी कर लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब सेकंड स्टेप जो अकाउंटिंग का आता है हमारा, रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग डेटा। ये जो सेकंड स्टेप है हम इस पे काम करेंगे कि हमने जो सीरीज बनाई है, यूनिक सीरीज, ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, परचेज वाउचर नंबर की ये यूनिक सीरीज, हम इस सीरीज में कैसे मेंटेन करेंगे। ये सीरीज क्यों बनाई जाती है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये सीरीज इसलिए बनाई जाती है, जब भी हम किसी पार्टी का लेजर खोलेंगे तो उस लेजर में उस पार्टी के साथ जो भी हमने ट्रांजैक्शन करी होगी, सपोज करो अशोका पब्लिशिंग हाउस से हमने 388 नंबर बिल से माल खरीदा, जिसका हमारा परचेज वाउचर नंबर 20 है। ठीक है दोस्तों, तो होगा क्या, जब अशोका का लेजर खोलेंगे तो उसमें हमें डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे दिखाई देगा परचेज वाउचर नंबर 20। अब मुझे देखना है कि इसमें भाई क्या हुआ था, क्या टर्म्स थे, क्या नहीं थे, तो मैं कहाँ ढूंढूंगा इस बिल को, फाइलों में खंगालता फिरूंगा। इसके लिए हम लोग वाउचर सीरीज बना देते हैं। हम क्या करेंगे, एक परचेज की फ़ाइल बना दी जिसमें हम 12, 13, 14, 15 इसी सीरीज में सारे परचेज बिल लगा के रखेंगे, ताकि जब भी मुझे परचेज वाउचर फाइल खोलनी हो मुझे पता रहे कि मुझे कौन सा वाउचर देखना है। मैं पर्टिकुलर 20 नंबर पर जाऊं, उस वाउचर को खोलूं, देखूं और उस पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी पढ़ लूं। ठीक है दोस्तों, तो हम सारे परचेज, सेल, बैंक रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट, इन सब की एक एक फ़ाइल बनाएंगे, फिजिकल फाइल, जिसके अंदर परचेज फाइल में हम लगाएंगे सारे परचेज के बिल इसी सीरीज में, जिस सीरीज में मैंने वाउचर नंबर लिखे हैं। ठीक है, सेल की फाइल में लगाएंगे सारे सेल बिल इसी सीरीज में, जिस सीरीज में हमारी सेल के बिल लिखे हुए हैं। 20 एंट्री मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दी है। एंट्री करने के लिए ये सीरीज बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं मास्टर्स के अंदर अकाउंट इन्फो, इसमें जाना है, वाउचर टाइप में जाना है। वाउचर टाइप में जाने के बाद हमें करना है क्रिएट। ठीक है दोस्तों, सेल और परचेज हमारी ऑलरेडी क्रिएट है तो हमें क्रिएट नहीं करनी, हमें अल्टर करने। सेल में हम जाते हैं, सेल, ये जो ऑप्शन है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, इस ऑप्शन को हमें मैनुअल रखना है। अगर हम इसे ऑटोमेटिक रखेंगे तो हम इसमें वाउचर सीरीज क्रिएट नहीं कर सकते, फिर इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली वाउचर सीरीज आएगी 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, मैनुअल में क्या होगा, जो हमने अपनी कस्टम वाउचर सीरीज बनाई है ये वाली, इसे हम मैनुअल मोड पर डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हम जाते हैं वाउचर एंट्री पे, अपनी अकाउंटिंग वाउचर के अंदर वाउचर एंट्री, जैसा कि मैंने बताया था F8 सेल्स। सेल्स में ये देख पा रहे हैं दोस्तों, आप
अब यहाँ पे अगर मैं ये डालना चाहूँ कंट्रोल-C कंट्रोल-Alt-V जो कि मैंने बताया, तो मैं मैनुअल यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, डालने के बाद एंट्री कर सकता हूँ। एंट्री मैंने ऑलरेडी सारी कर दी है, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने जो पहले एंट्री करी थी उसमें अपने बाउचर नंबर नहीं डाले थे। ये सारे बाउचर नंबर 20 तक हमारे पेंडिंग हैं। उसके बाद 21 से हमने बाउचर नंबर डालने शुरू कर दिए हैं। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सारे बाउचर नंबर हमारे पास आ रहे हैं। 227 तक, 227 तक ये सारे बाउचर हमारे पास एंट्री होके आ गए। और सेम हम परचेज के अपने लेजर में जाएंगे, वहाँ पे भी हम देखेंगे ये सारे बाउचर नंबर परचेज के हमारे पास आ गए हैं। ये पुस्तक महल के मैंने डाल दिए हैं बाउचर नंबर, और 12 से हमारे यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। हाँ, 12 से शुरू हो गए ना दोस्तों, ये रहे बाउचर नंबर। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर। हमें किसी का लेजर देखना होता है तो DAL करते हैं, उसको जो शॉर्टकट कमांड है DAL, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर। जनता टाइप करा, जनता बुक डिपो आ गया, एंटर किया और हम इसके लेजर में चले गए। और ये फ्रॉम टू, फ्रॉम को एस्केप कर दिया तो ये डिफ़ॉल्ट पीरियड हमारा जहाँ से शुरू हो रहा है, और टू को भी एस्केप कर देंगे तो जहाँ तक हमारी लास्ट एंट्री है वहाँ तक अपने आप ले लेगा। एंटर कर दिया, ये आ गया दोस्तों। अब ये आप देख पा रहे हैं, अप्रैल में 40 नंबर, अप्रैल में 109 नंबर और अप्रैल में 178 नंबर बाउचर से हमने इसे परचेज करी है, और अप्रैल में 29 नंबर पेमेंट बाउचर से हमने इसे पेमेंट कर दी है। यानी कि 2,97,000 का माल खरीदा, 24,000 दे दिए, 272 अभी हमें इसे देने हैं 30 दिन के अंदर अंदर, जिसका 30 दिन अभी पूरा नहीं हुआ है। 10 तारीख को पहली हमारे पास परचेज आई थी, उसकी पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, एस्केप से ये सेलेक्ट कर सकते हैं और Alt-R से ये हाइड हो जाती है एंट्री। ठीक है, इसके बाद 19 तारीख को हमारे पास दूसरी परचेज आई है, जिसके लिए हमारे पास 18 मई तक का टाइम है 30 दिन के लिए, तो इसे हम आराम से अभी पेमेंट कर सकते हैं। 27 अप्रैल में एक और परचेज आई है, इसके लिए मेरे पास 26 मई तक का टाइम है, यानी कि मैं इसकी भी पेमेंट अभी काफ़ी टाइम बाद कर सकता हूँ। कंट्रोल-U से जो भी हमने हाइड करी थी एंट्री वो वापस आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद होता है क्या है कि अब मुझे देखना है कि ये जो मटेरियल मेरा आया था, क्या इसमें कुछ ऐसा मटेरियल भी था जो ख़राब था, या कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ लिखा हुआ था परचेज बिल पे, तो मैं क्या करूँगा, अब ये परचेज बिल कैसे ढूंढूंगा। इसके लिए मैं अपनी फ़ाइल खोलूँगा परचेज की, और जो बाउचर मैंने 1 2 3 4 अपना नुमेरिक सीरीज में लगाए थे उसमें सीधा 109 नंबर खोलूँगा, और मैं ये वाला बाउचर अप्रैल परचेज 9 यानी ये वाला बाउचर अपना सीधा देख लूँगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये जो मेरा पेमेंट मैंने करी है, ये मेरी पेमेंट बाउचर फाइल होगी जो मैंने बताई थी, उसके अंदर देख लूँगा कौन से चेक नंबर से कब किन टर्म्स पे मैंने ये पेमेंट करी थी, कहीं पोस्ट डेटेड तो नहीं था, कुछ मैंने लिखा तो नहीं था। तो ये मैं अपना, अगर मुझे चेक करना होगा पेमेंट के बारे में कुछ, तो पेमेंट बाउचर फाइल निकालूंगा, उसमें 29 नंबर देखूंगा और मेरा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा जब सीरीज हम बनाते हैं दोस्तों, उससे ये फ़ायदा होता है कि हम पूरी फाइल हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर्टिकुलर किसी बाउचर को देखना है, उसका बाउचर नंबर देखा, फाइल में गए और निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो सारी एंट्री है, परचेज, सेल, बैंक रिसिप्ट, बैंक में जो जो पैसा आया, कैश रिसिप्ट, कॉन्ट्रा मैंने जो निकाला, बैंक पेमेंट, कैश पेमेंट और एक्सपेंस, फिक्स असेट्स, ये सभी एंट्री मैं ऑलरेडी यहाँ पे पास कर चुका हूँ। ये एंट्री कैसे पास करनी है ये मैं आपको सभी बाउचर सीरीज में समझा चुका हूँ, आपको एक एक बाउचर करके मैंने बताया था। प्रैक्टिस के लिए आप ये सीट डाउनलोड करके खुद इन एंट्रीज को करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आते हैं हम सीधे लेजर स्कूटनी पे। लेजर स्कूटनी के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये प्रॉफिट एंड लॉस P प्रेस करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। दोस्तों 1,38,00,000 रुपए की मैंने अब तक बुक्स बेच दी हैं, जिसमें मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था। हमने जो अपना व्यापार है वो अप्रैल में ही शुरू किया है। ठीक है, मैंने मटेरियल जो परचेज किया है वो परचेज किया है 1,64,00,000 रुपए का। अब ये बता रहा है मेरे को 28 लाख रुपए का अभी तक प्रॉफिट हो गया है। हम ये F12 करेंगे। F12 करने के बाद कन्फिगरेशन में सेकंड ऑप्शन आता है 100%। इसे हम यस करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी, यानी 20% का मेरा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, जिसमें से एक्सपेंस सीट के हिसाब से खर्चे मैंने जो करे हैं वो मैंने खर्चे कर दिए हैं अपने 0.48% के, और मेरा नेट प्रॉफिट अभी भी 20.25% आ रहा है, जो कि हमारा एक अच्छा मार्जिन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद 20% प्रॉफिट मैंने कमा लिया। मेरे पास 54 लाख रुपए का स्टॉक है, 1,38,000 का मटेरियल मैं बेच चुका हूँ, और मेरे पास एक
1,64,00,000 का मैंने मटेरियल ख़रीदा था, जिसमें से 1,38 का बेचने के बाद 54 लाख रुपए का मेरे पास स्टॉक बाकी है, यानी कि 1,92,00,000 का टोटल ये स्टॉक और सेल की वैल्यू हो गई, और मेरी परचेज वैल्यू 1,64 थी, तो यानी 28 लाख का मेरे पास सीधा 2862 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपने बैलेंस शीट पोर्शन के अंदर, देख लेते हैं किससे क्या लेना है क्या देना। 5 लाख हमने इन्वेस्ट करे थे, आप सबको पता है। फिक्स असेट्स के अंदर हमारा एक एडिशन हो गया है, 2 व्हीलर हमने खरीद लिया है। फिक्स असेट्स रजिस्टर में FA06 नंबर से हमने 2 व्हीलर परचेज कर लिया है। ठीक है दोस्तों, रवि होंडा से। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार, तो क्रेडिटर में जैसा कि हम देख रहे हैं ये सभी लेजर्स हमारे क्रेडिट साइड के अंदर है। तो सभी से हमने मटेरियल ख़रीदा है, किसी को पेमेंट कर दी है, कुछ को नहीं करी है। 30 डेज़ का सबका हमारा पेमेंट क्रेडिट है। जैसा देख पा रहे हैं जॉन टैक्स से हमने मटेरियल ख़रीदा है 15 और 24 में, बट इनकी पेमेंट हमने नहीं करी है। तो यहाँ तो कुछ देखने जैसी चीज़ है नहीं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हम देख चुके हैं। फिक्स असेट्स के अंदर कोई एडिशन नहीं है हमारा। एक एडिशन फिक्स असेट्स में हुआ है, F12 करके हम ओपनिंग यस करेंगे, ट्रांजैक्शन यस करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हमारे क्या डेबिट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं अगर 10 अप्रैल, जैसे अभी 10 अप्रैल से आगे की हम बात कर रहे हैं 10/4, तो 10/4 के बाद हमने सिर्फ एक एडिशन करा है 10/4 से 30/4 के बीच में, ऑल्ट F2 किया 10/4 से 30/4 के बीच में। ठीक है दोस्तों, 78,236 की हीरो होंडा हमारा एक ही व्हीकल आया रवि होंडा से, जो कि हमारा पेमेंट जिसकी देनी है। इसके अलावा हमारा कोई इसमें एडिशन नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक हम देख चुके हैं दोस्तों, जो हमने परचेज करा है, जो हमने परचेज में से बेच दिया है। इसमें 3 तरह के हमारे कैटेगरी हैं, मैंने आपको कैटेगरी बनाना समझा दिया है वाउचर सीरीज़ में, जिसने नहीं देखी है देख लीजिएगा। आपको सेल वाउचर सीरीज और परचेज वाउचर सीरीज में पता चल जाएगा स्टॉक को कैटेगराइज करते कैसे हैं। ठीक है, किसी भी स्टॉक को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, किसी की भी पोजीशन इनवर्ड आउटवर्ड हुआ नहीं है। यहाँ पे टोटल अगर मैं ग्रुप की पोजीशन देखना चाहता हूँ, F12 करूँगा। F12 करने के बाद सो ओपनिंग यस, इनवर्ड यस, आउटवर्ड यस, क्लोजिंग यस, कंट्रोल ए कर देता हूँ सबकी पोजीशन। क्वेश्चन बैंक मेरे आए हुए हैं, बिके नहीं हैं। इसके अलावा स्टडी बुक आई भी हैं, बिकी भी हैं, नॉवेल्स आई हैं, बिकी हैं। ठीक है, किसी भी नॉवल में देख सकता हूँ 316 पीस मेरे पास ये 37 ब्रिजेस एंड अदर स्टोरेज के आए हैं। 220 पीस इसमें से बिक भी चुके हैं। तो दोस्तों 96 पीस मेरे पास बाकी हैं। तो इस तरह से ये स्टॉकिंग होती है, जो टैली अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। डिपॉजिट्स में जो मैंने रेंट और एडवांस दिया था वो मेरा एज सच कैश में पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं डेटर्स। डेटर्स का मतलब डेबिट बैलेंस। हाँ, ये बड़ी चीज़ है। देखो, डेटर्स का मतलब डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि मैंने इन्हें सेल करा है। सेल क्या होता है? मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में इनकम जो होती है, सेल जो होती है वो क्रेडिट होती है, तो सेल क्रेडिट हो जाएगी। और ये जो आराध्या बुक डिपो है या फिर अरियंत बुक डिपोट है, ये क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सनल में रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है। तो रिसीवर डेबिट हो गया दोस्तों, और सेल क्रेडिट हो गई हमारी। तो रिसीवर डेबिट होने पे हमारा क्या बन गया? डेटर, क्योंकि हम उसे माल बेच रहे हैं। दूसरे शब्दों में अगर सीधे हम थ्योरी के रूप में इसे याद करना चाहें, तो जिसे हम माल बेचते हैं, जो हमसे माल खरीदता है, वो हमारा डेटर होता है। उसका बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है। ठीक है दोस्तों, अब बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है, तो ये क्रेडिट में बैलेंस क्या कर रहा है? 200 रुपये, 400 रुपये, ये देख पा रहे हैं ना दोस्तों, एक निक का। तो चेक कर लेते हैं दोस्तों, एक हमने 1,14,800 रुपये का इसको माल बेचा 24 नंबर सेल वाउचर से, और इससे रिसिप्ट आया अप्रैल 4 नंबर वाउचर से 1,15,000 रुपये। यानी 1,14,800 का माल लिया और 1,15,000 दे दिए। अब 200 रुपये इन्हें ज़्यादा दे दिए, तो ज़्यादा देने पे क्रेडिट बैलेंस हो गया। क्रेडिट बैलेंस होने पे क्या ये हमारा क्रेडिट बन गया? नहीं दोस्तों, ये कन्फ्यूजन कभी अपने दिमाग में मत लाना कि कोई बैलेंस अगर पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट हो गया तो वो क्रेडिट बन जाएगा। नहीं, यहाँ पे ये हमारा वेंडर है जो हमसे माल खरीदता है, और इसने 200 रुपये हमें ज़्यादा दिए हैं, तो इसे हम बोलेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये हमारा क्रेडिट साइड यानी लायबिलिटी साइड में खड़ा होगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर हेड के अंदर रहेगा ये डेटर ही, ये हमारा बदलेगा नहीं। यहाँ पे अगर सपोज करो कि मैंने इसको, अभी तो इसने क्रेडिट हो गया है, क्रेडिटर में आ जाते हैं दोस्तों वापस। अब यहाँ पे बात करते हैं, सपोज करो ये 3 हमने इससे परचेज करी हैं। अगर मैंने ये तीनों परचेज इससे नहीं करी होती, ऑल्ट आर से हाइड कर देता हूँ, 27,348 की सिर्फ पेमेंट करी होती, तो दोस्तों देख रहे हो ना, डेबिट बैलेंस आ गया। डेबिट बैलेंस से क्या ये हमारा क्रेडिटर डेबिट बन गया? नहीं दोस्तों, जब हम क्रेडिटर को एडवांस देते हैं तो वो एडवांस टू सप्लायर असेट्स के अंदर खड़ा होता है हमारा। असेट्स
वाले पोर्शन के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। और जब कस्टमर से मेरा कोई एडवांस आता है तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर वो लायबिलिटी वाले पोर्शन में मेरा खड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट जब ड्राफ्ट होती है उसके अंदर एडवांस टू सप्लायर और एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स के अलग अलग कॉलम बनते हैं। जब डेटर्स का मेरा क्रेडिट बैलेंस हो, एडवांस आ रखा हो, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, और सप्लायर को जब मैंने एडवांस दिया हो, क्रेडिटर का मेरा जो डेबिट बैलेंस आ रहा हो, तो वो मेरा एडवांस टू सप्लायर। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आगे चलते हैं जी। डिपॉजिट हो गया, डेटर हो गया, कैश इन हैंड आपको पता ही है, हमने कुछ बैंक से पैसा निकाला है, जैसा कि हमारी कॉन्ट्रा एंट्री में आ रहा है 2-2 लाख रुपए, ये रहे 2 लाख रुपए। एक दो बार और हमने निकाले हैं, 5 लाख रुपए हमने इंट्रोड्यूस करे थे, ये रहे 2 लाख रुपए, ये रहे 2 लाख रुपए। ये सब कॉन्ट्रा एंट्री से हमने निकाले, कॉन्ट्रा अप्रैल 3, कॉन्ट्रा अप्रैल 4, कॉन्ट्रा अप्रैल 5। इसके अलावा हमने अपने खर्चों की पेमेंट करी है, कैश पेमेंट। जो खर्चे हमारे जनरल के थ्रू आए थे उन पार्टीज़ को हमने पेमेंट कर दिए। कुछ हमने सेल काटी थी। ठीक है दोस्तों, सेल हमारी कैश में हुई थी। इसके अलावा सेल परचेज करने के बाद ये 8,04,000 रुपये हमारे इन हैंड कैश है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट। बैंक इसे ओपन कर लेते हैं दोस्तों, 6992,124, और अपनी हम बैंक स्टेटमेंट में चेक करते हैं हमारा टोटल बैलेंस कितना है, 6992,124। यानी बैंक स्टेटमेंट और टैली का मेरा बैलेंस सेम है। अगर मेरा बैलेंस सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज करो ये बैलेंस सेम नहीं होता तो क्या करते, फिर हम करते बैंक रिकन्सिलेशन। बैंक रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं, मैं 5 एंट्री पर आपको समझाऊंगा। 5 तारीख तक इसे ओपन कर लेता हूँ, 5/4/20। ठीक है दोस्तों, ये 5 एंट्री आ गई, और यहाँ पे भी हम इसे 5 तारीख तक स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2,83,500, 2,83,500। अब एक काम करते हैं दोस्तों, 5-4, इसमें से एक एंट्री कोई भी, सपोज करो इस एंट्री को हम डाल देते हैं हाल फिलहाल ऑप्शनल के अंदर। ऑप्शनल हमने ऑन नहीं कर रखा, मैं सिखा देता हूँ ऑप्शनल भी ऑन करना। यहाँ पे हमारा F11 प्रेस करने के बाद F1 में अकाउंट्स के अंदर बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के अंदर यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर, इसे हम यस कर देंगे दोस्तों। ऑप्शनल का मतलब यह है कि किसी एंट्री को हम थोड़ी देर के लिए, हमारी टैली में तो है, बस इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए इसे हम अलग कर रहे हैं, अब इसका किताबों के साथ कोई इम्पैक्ट नहीं है, इस एंट्री को हम बाद में वापस ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 3,33,500 5 तारीख तक, और बैंक में मेरा कितना 2,83,500। तो एक बार रिकनसाइल करते हैं। रिकनसाइल करने के लिए F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद शो रिकनसाइल ट्रांजेक्शन, जो मैंने रिकनसाइल कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको शो करेगा F5 करने के बाद। ये क्या कह रहा है, बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स 3,33,500, बैलेंस एज पर बैंक कुछ भी नहीं। तो बैलेंस एज पर बैंक बनाते हैं दोस्तों। कैसे बनेगा, 1 तारीख को बैंक स्टेटमेंट कह रही है कैश डिपॉजिट हुआ है 4 लाख रुपये, मेरी किताबें भी कह रही हैं ओके जी। इसके बाद 20,000 फिर 5 तारीख को कैश डिपॉजिट हुआ है, मेरी किताबें कह रही हैं और बैंक भी कह रहा है ओके जी। 5 तारीख जी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 50,000 पुस्तक महल को हमने दिए हैं, 50,000 बैंक कह रहा है कि पुस्तक महल को दिए हैं, मेरी किताबें कह रही हैं पुस्तक महल को 1 रुपया भी नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसे अभी छोड़ देते हैं। इसके बाद कहते हैं टैक्स सॉफ्ट को हमने 41,500 दिए हैं 5 तारीख को, टैक्स सॉफ्ट को बिल्कुल दिए हैं जी 41,500 5 तारीख को ओके जी। फिर हमारी स्टेटमेंट कह रही है 5 तारीख को आनंद को भी हमने 45,000 रुपये दिए हैं, 5 तारीख को आनंद को भी 45,000 दे दिए। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स 3,33,500 और बैलेंस एज पर बैंक 3,33,500। नहीं दोस्तों, बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स हमारी 3,33,500 है, लेकिन बैलेंस एज पर बैंक है 283। यानी कि यहाँ हमारा जो बैंक में डिफरेंस था वो हमारा आइडेंटिफाई हो चुका है 50,000। अब मैं इसे ढूंढ लूँगा, 50,000 रुपये को किए 50,000 कहाँ गया। अब बैंक में गड़बड़ थी तो हमने ऐसे ढूंढा। सपोज करो बैंक में गड़बड़ ना हो, हमारी किताबों में गड़बड़ हो, तो कैसे ढूंढेंगे, अब वो भी बता देता हूँ। पहले हम ऑप्शनल वाउचर को वापस ले आते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे दोस्तों, एक्सेप्शनल रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शनल वाउचर में एंटर करेंगे। ये ऑप्शनल वाउचर था हमारा, और ये हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे और कंट्रोल ए, ये वापस जैसा था वैसे का वैसे ही हमारा बैलेंस शीट में चला गया होगा। चेक कर लेते हैं दोस्तों, 1 तारीख से 5 तारीख तक ये हमारा आ गया। ठीक है दोस्तों, अब सपोज करो यहाँ तो ये 50,000 रुपये आ रहे हैं। अब इन 50,000 रुपये को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, F5 फिर से प्रेस करते हैं,
रिकनसाइल, मैंने रिकनसाइल में कर दी है ना ये, इसलिए दिखा रहा है, वापस से अनरिकनसाइल कर देते हैं। दोबारा शुरू करते हैं दोस्तों। अब कह रहा है ये 4,20,000, 5 तारीख को 20,000, फिर कह रहा है 41,545, 41,545। ठीक है दोस्तों। अब ये बैंक स्टेटमेंट कह रही है 50,000 रुपये जो आपने दिए हैं पुस्तक महल को, वो अभी तक पुस्तक महल के पास पहुँचे नहीं हैं, मेरे बैंक से नहीं कटे। तो दोस्तों ये देखिए आप, बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स 2,83,500, बैलेंस नॉट रिफ्लेक्टिंग इन बैंक 50,000 मेरे बैंक में नहीं शो कर रहे, और बैलेंस एज पर बैंक 3,33,500, 3,33,500 ये आप देख पा रहे हैं, ये मेरे बैंक में शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे, और जब भी मैं नेक्स्ट टाइम F5 करूँगा, ये मेरा अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टिंग इन बैंक पुस्तक महल शो करता रहेगा। अब मैं फॉलो कर सकता हूँ कि मैंने पेमेंट तो दी थी पुस्तक महल को, वो चेक उन्होंने डिपॉजिट करा अपने बैंक में या नहीं करा, मैं पुस्तक महल से बात कर लूँगा, सो डैट कि मेरी क्रेडिट ख़राब ना हो, पुस्तक महल को ऐसा ना लगे मैंने पैसे नहीं दिए, क्या पता वो चेक कहीं खो दिया हो या कुछ हो, कल को कहने लगे कि भाई पैसे आपने नहीं दिए। तो ये उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम एक बार बैंक रिकनसाइल करके जहाँ जहाँ भी जो फॉल्ट है उन्हें फॉलो कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बैंक रिकन्सिलेशन का टैली में। ठीक है, वापस ले आते हैं अपनी एंट्री को, वापस आ गई है, और इससे पहले ऐसा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बैंक का बैलेंस एक बार दोबारा चेक करेंगे, 6992124, 6992124। ठीक है, यहाँ पे मैं F5 करूँगा, सेट बैंक डेट, क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट डेट ही कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस एज पर कंपनी बुक 6992124, बैलेंस एज पर 6992124, एक्सेप्ट करा देते हैं दोस्तों। दोबारा F5 करके देखेंगे। ठीक है, कोई भी बैंक की एंट्री हमारी पेंडिंग नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।